Hello students. So in the last lecture of this optics chapter ray optics, I have discussed about the mirror equation. And mirror equation is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. You have to remember that plus sign is there in between. Okay. Now this mirror equation is true for the concave as well as convex mirrors. So for mirrors, next topic is magnification. And since we are taking the linear object, so we will be discussing the linear magnification. Okay, actually photographic magnification takes place, but here we are discussing the linear magnification only. So what is linear magnification? It is defined as the size of the image relative to the size of the object. Image जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन सकती है, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो गया. इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन कम हो गया. तो एक रेशियो डिफाइन किया गया है and the magnification is defined as height of the image upon height of the object, h dash upon h. Okay, so if we see this figure again, for which we have used for the mirror equation, in this figure you see this triangle B dash A dash B and BAP. These two triangles are similar. Therefore, we will take B dash A dash upon AB is equal to B dash P upon BP. That means corresponding sides का रेशियो ले लिया है. ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के. तो इससे हमारे पास में क्या आया, देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो ले लिया. बी डैश ए डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड बी ए इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बी डैश पी और बी पी क्या चीज है. तो लेट अस सी द फिगर. बी डैश पी इज वी, इमेज डिस्टेंस. तो बी डैश ए डैश क्या है, इमेज है, और बी ए क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए बी है, इसकी डिस्टेंस पोल से क्या कहलाएगी, बी ए जो है वो कहलाएगी यू. और दोनों ही पोल से लेफ्ट साइड मेजर्ड हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से दोनों माइनस होंगे, वी भी माइनस यू भी माइनस. ठीक है, और ये बी डैश ए डैश इन्वर्टेड है. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स मेजर की गई है, इसके लिए माइनस आएगी. और बी ए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मेजर की गई है, इसके लिए ये पॉजिटिव आएगी. ठीक है, विद दिस साइन कन्वेंशन एंड द सिमिलरिटी रिलेशन वी हैव बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी. एंड साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो माइनस एच डैश, इमेज उल्टी है ना, माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, and from here we will get h dash upon h is equal to minus v upon u. और हमने h dash upon h को क्या बोला था, h dash upon h को हमने बोला था मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया बच्चों, मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आ गए. ठीक है, अब जरा सा सोचिए इसके बारे में कि h डैश अगर बड़ा है और h छोटा है, मतलब इमेज बड़ी है और ये छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी. ठीक है, और अगर h डैश छोटा है और h बड़ा है, दैट मीन्स इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन m की वैल्यू 1 से कम आएगी. राइट, तो अगर हमारी m की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट. Let us see here. We say that magnification is equal to 3. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ इमेज इज 3 times बिगर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन 3 का मतलब. अगर हम कहें मैग्निफिकेशन बाई 1/4 है, तो दिस इज लेस देन 1. ओके, इसका मतलब है ऑब्वियसली इमेज छोटी है, तो इसका मतलब इमेज जो है 1/4 टाइम्स ऑब्जेक्ट से छोटी है. तो ये मैग्निफिकेशन का मतलब. अब मैग्निफिकेशन में अगर साइन आ जाता है तो
इसका भी हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव जब होगा, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा बन रहा है और इमेज उल्टी बन रही है। इसके लिए जो है हमारा माइनस साइन आ जाएगा और इसका मतलब है रियल इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है इमेज इज रियल। एंड मैग्निफिकेशन का साइन, ये दोनों केस में m=3 हो या m=1/4 हो, तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि एपरेंट इमेज बन रही है, एपरेंट इमेज। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आप समझ गए कि हाउ टू जज द नेचर ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, नाउ लेट अस सी सर्टेन एग्जांपल्स ऑन दैट। So on the left side, this textbook is there. In this textbook, we will see example 9.1. You see, suppose that the lower half of the concave mirror is reflecting surface and is covered with an opaque, non-reflective material. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? तो आपने प्लेन मिरर के केस में भी पढ़ा होगा कि इमेज के लिए क्या जरूरी है। इमेज जो है हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर मिरर होता है तो इमेज पूरी कंप्लीट दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या आधा हाफ को हमने कवर कर दिया है ओपेक ऑब्जेक्ट से, ओपेक मटेरियल से। तो जैसे कि लेट मी ड्रॉ हेयर, पहले मिरर जो है इस तरीके से है और यहाँ पे पॉलिश हो रखी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमने रखा उसकी फुल इमेज बन रही है फुल इंटेंसिटी के साथ में। अब दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है, कवर कर दिया है ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो हमने इस हिस्से को यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा दिया मान लो यहाँ पे, तो ऊपर का हाफ जो है बचा हुआ है। तो दिस इज सफिशिएंट टू मेक द फुल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इमेज तो पूरी बन जाएगी। ठीक है, पूछा है व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज तो पूरी बनेगी, ठीक है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी क्योंकि ये इधर हाफ वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले हाफ पोर्शन ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी हाफ। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल 9.2 व्हाट इट सेज। एग्जांपल 9.2 कहता है a mobile lies along the principal axis of the concave mirror as shown in this figure। ये मोबाइल रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये आपका मिरर है। तो यहाँ पे मोबाइल इस तरीके से रखा है, देखो यहाँ F बताया है, यहाँ C बताया है। तो इसका जो ये B पार्ट है मोबाइल का वो C पे है और A पार्ट जो मोबाइल का है वो C एंड F के बीच में, राइट। तो शो बाय सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। एक्सप्लेन, इमेज बनानी है पहले, फिर एक्सप्लेन करना है व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। आप देखिए इसकी जो इमेज बन रही है वो इस तरीके की आ रही, मोबाइल ऐसा दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? तो पहली बात तो हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, रे चलाएंगे। जैसे इस पॉइंट से एक रे चलाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये गई, ठीक है। और ये लोअर पॉइंट से जो है एक रे चलाएंगे जो कि फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाने वाली जो रे है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगी। इसके अलावा ए पॉइंट से एक रे और चलाएंगे, वो फोकस से गई, फोकस से गई तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये वापस इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ए पॉइंट से जो रे जा रही है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है यहाँ ए डैश पे आ रही है, राइट। तो इस ए पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, ए पॉइंट की इमेज बनेगी यहाँ पे ए डैश पे, राइट। तो कहने का मतलब है ए से लेके नीचे तक का जो हिस्सा है इसकी पूरी इमेज कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से काउंट करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज बनेगी ए डैश। नाउ यू सी दिस इज द बिगर पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन के बारे में देखेंगे बी सी, ये जो पोर्शन है मोबाइल का, ये पोर्शन जो है इसकी इमेज इतनी बड़ी बनती है सी बी, इन्वर्टेड है। तो ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज की इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो वो देखिए बी और सी लेंथ जो है सी बी डैश लेंथ के बराबर है, तो सी पे है, इसके लिए इमेज की जो साइज है वो सेम टू सेम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए पे जो है मोबाइल का ये वाला हिस्सा बिटवीन सी एंड एफ है। नाउ रिमेंबर ऑल द पोजीशंस ऑफ द कॉनकेव मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनती है और बड़े साइज की होती है। देयरफॉर ये ए पोर्शन की जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है ए डैश के पास, ये येलो कलर से दिखाया, तो साइज इसका बिगर हो गया, राइट। यही एक्सप्लेनेशन हमें इसको देना था कि ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है मोबाइल की एज इट इज इमेज क्यों नहीं बन रही है, उसका रीजन ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 9.3 की तरफ, जिसमें कहा गया है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर and 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. So we have a concave mirror. On this side polish is there. This is the principal axis. इसका यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर प्लेस किया गया। पहले तो हम ये देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, तो मतलब यहाँ पे 15 आएगा, ये डिस्टेंस जो है ये 15 है। ऑब्वियसली जो फोकस है तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, इसकी आधी हो गई, 7.5 हो गई, राइट। फोकल लेंथ इज 7.5। पहला केस है 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कि यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बराबर है, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। When the object is at 10 सेंटीमीटर मीन्स F एंड C के बीच में है और अपने को पता करना है इमेज कहाँ बनेगी, तो वी विल यूज द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v v पता करना है अपने को, और 1/u क्या है, u है -10। वी हैव मेजर्ड फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट पोजिशन, इसको u बोलते हैं, इसके लिए इसकी वैल्यू हो गई -10। f की वैल्यू देखिए 7.5 है, इट इज ऑल्सो मेजर टू द लेफ्ट साइड एंड देयरफॉर इट विल बी -7.5 विद द साइन कन्वेंशन, सो वी हैव रिटन इट -7.5। सो कैलकुलेटेड v कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, इसकी इमेज जो है यहाँ कहीं बनेगी 30 सेंटीमीटर पे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में इमेज बनती है, ठीक है। आप कहते हैं मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं भाई, बड़ी है कि छोटी है, तो -v/u फॉर्मूला लगाया, तो v कितना है -30 है इस केस के लिए, और u कितना है, u -10 है, तो मैग्निफिकेशन -3 आया। तो जैसा मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रियल इमेज है, तो ये जो उल्टी इमेज बनती है हमेशा रियल होती है, तो ये रियल इमेज बन गई है। और 3 का मतलब ये होता है कि 3 नंबर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब है कि इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज रियल एंड इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, एंड 3 टाइम्स बिगर द ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं भैया। दूसरा केस में क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। 5 सेंटीमीटर मतलब P और F के बीच में आएगा, क्योंकि F इज 7.5, तो यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि अपने को मालूम है कि इसकी इमेज जो है रियल नहीं बनेगी, इसकी इमेज राइट साइड में बनेगी, ठीक है। अदरवाइज हमको वैसे भी फॉर्मूले से ये बात पता चल जाएगी। देखते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So focal length of the mirror remains same, -7.5, and object position is -5, u is -5। ये वैल्यूज रखने के बाद v की वैल्यू हमारी क्या आती है कैलकुलेशन से, 15 सेंटीमीटर आती है। देखो ये वैल्यू प्लस में आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो जो है पोल से मेजर करेंगे इधर साइड में 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इमेज
बनेगी, सीधी होगी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर अवे द इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड लेट अस फाइंड द मैग्निफिकेशन आल्सो। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू। तो u की वैल्यू कितनी है? -5 है, ये माइनस साइन पहले से लगा है। v की वैल्यू आ गई हमारी प्लस की 15, ये रख दिया हमने, साइन के साथ में रखना है, तो हमारा +3 आता है। मैग्निफिकेशन प्लस में आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो हम कह देंगे इमेज इज इरेक्ट ऑल्सो। एंड इमेज इज मैग्निफाइड, ये नंबर 3 क्या बता रहा है? इमेज इज मैग्निफाइड 3 times बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर, एग्जांपल 9.4. So suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equal to radius of curvature 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, ये स्पीड से दौड़ रहा है जॉगर, कांस्टेंट स्पीड है। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव, मतलब जॉगर की जो इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी वो कितना फास्ट मूव करती दिखाई देगी। व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, 29 मीटर अवे एंड 19 मीटर अवे एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आप कार में बैठे हैं, रिव्यू मिरर में देख रहे हैं, पीछे से जॉगर 5 मीटर पर सेकेंड से जॉगिंग करता हुआ आ रहा है। तो मिरर इक्वेशन जो है, मिरर इक्वेशन से हमने v की वैल्यू अगर लिखनी है 1/v + 1/u इज इक्वल 1/f से, तो आएगी v इज इक्वल टू FU/u - f, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है r की वैल्यू +2 मीटर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें आपका जो रिव्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में आएगी 2 मीटर, तो फोकल लेंथ हो गई 1 मीटर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे है, ये देखिए 39 पहली पोजीशन ये बताई है, तो हमने u की वैल्यू -39 रख दी, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? फोकल लेंथ आपकी 1 मीटर रख दो और u की वैल्यू -39 रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो अपने को क्या मिलेगा? 39/40 मीटर मिलेगा, ठीक है। अब जॉगर जो है 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है, 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है कार की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड बाद 5 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? -39 + 5, मतलब -34 मीटर अवे होगा मिरर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका v आएगा कितना आ जाएगा? 34/35 1 सेकेंड के बाद। इसका मतलब है इमेज 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे है और 1 सेकेंड पहले 39/40 पे थी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया 1 सेकेंड में? तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज 1 सेकेंड में कितना हुआ भाइयों? ये हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो शिफ्ट आ गया 5/1400 और 1/280 मीटर। 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई इमेज की वेलोसिटी 1/280 मीटर पर सेकेंड है जब ऑब्जेक्ट जो है, जॉगर जो है 39 मीटर अवे। अब ये सेम कैलकुलेशन अपने को रिपीट करना है फॉर 29 मीटर अवे, जॉगर इज 29 मीटर अवे, उसके बाद 19 मीटर अवे, उसके बाद 9 मीटर अवे, ठीक है। तो इसको आप अपने आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर्स इसके दिए हुए हैं, यू कैन इजीली वेरीफाई दीज आंसर्स कि जब जॉगर जो है डिस्टेंस 29 पे होगा तो उसका जो है स्पीड क्या होगी? 1/50 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में जब होगा तो उसकी स्पीड होगी। इसका मतलब है कि हालांकि जॉगर कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं यहाँ से, राइट। अब आते हैं भैया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जब दो मीडियम होते हैं, व्हेन अ लाइट बीम मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देखिए यहाँ पे एयर से ग्लास में जा रही है रे, कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। When the light ray is moving from rarer to denser medium,
ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो लाइट रे जो है इस तरीके से जाएगी, आई विल बी ग्रेटर एंड आर विल बी स्मॉलर। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन में दो लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और ये नॉर्मल हो गया, ये जो डॉटेड लाइन से बताया, ये पूरा एक प्लेन में है, ये सिंगल प्लेन है। ठीक है। ये पूरा एक प्लेन में लाई करना चाहिए। पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ क्या है, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट and that is known as the refractive index of the denser medium with respect to rarer medium. denser medium को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है और रेयर मीडियम को 1 से रिप्रेजेंट किया है। मान लो एयर है रेयर मीडियम, एयर से आ रही है लाइट और ग्लास में जा रही है, ऐसा समझ लीजिए। तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम N2 विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम N1। N2 अपॉन N1 को बोला जाता है N21। ठीक है। एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को हम दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं। इस वाले फिगर में देखिए जरा ध्यान से, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21, इसका मतलब है N2 अपॉन N1। N2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, N1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इस तरीके से अगर हमें लिखना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसके लिए है, ये पोर्शन है रेयरर मीडियम के लिए। ये पोर्शन किसके लिए है, ये पोर्शन डेंसर मीडियम के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितने भी मीडियम उसको रास्ते में मिले, जैसे मैंने यहाँ बनाया है 4-5 मीडियम है। ठीक है। ग्लास है, ऑयल है, वाटर है, ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं। तो इसमें क्या होता है, हर वक्त n इंटू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो n1 साइन i1 इज इक्वल टू n2 साइन r1 इज इक्वल, उसके बाद दूसरा मीडियम आएगा, ऐसा ऐसा करके एट एवरी इंटरफेस इन एवरी मीडियम n साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द स्नेल्स लॉ। ठीक है। तो स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है कि इफ वी राइट N21 एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो N12 क्या हो जाएगा, N12 हो जाएगा 1 अपॉन N21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी इनवर्स ऑफ दैट। ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे पास में 2 मीडियम है। ठीक है। 2 मीडियम हैं और दोनों मीडियम जो है, जैसे ये मैंने 5 मीडियम बनाए हैं, ऐसे हमारे पास एक मीडियम में गई रे, एयर से एक मीडियम में गई, फिर उसके बाद दूसरे मीडियम में गई। ठीक है। तो हमारे पास में N31 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू N32 इंटू N21। देखिए यहाँ पे नंबर का सीक्वेंस देखिए, 32 फिर उसके बाद 21। ऐसे ही हमारे पास अगर 5 मीडियम हैं तो हमें फिफ्थ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो हम इसको बड़ी आसानी से इसी पैटर्न से लिख सकते हैं। N51 विल बी रिटन एज N54, मतलब 5वें का चौथे के रेस्पेक्ट में, इंटू N43 चौथे का तीसरे के रेस्पेक्ट में, इंटू N32 तीसरे का दूसरे के रेस्पेक्ट में, इंटू N21 दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट। यानी कि यहाँ सीक्वेंस देखिए 5 4 4 3 3 2 and 2 1. Okay, so this pattern should be remembered while more mediums are there. ठीक है। अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसा यहाँ पे बताया गया है, सी दिस फिगर, ये लाइट रे जो है
ये सपोज कर लो ग्लास स्लैब है, इसमें एंटर कर रही है I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये नॉर्मल है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस फेस पे, इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद ये रे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी तो यहाँ डेंसर से रेयरर में निकलेगी, ये एयर है बाहर साइड में, तो डेंसर से जब रेयरर में निकलेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हट गई, देखो यहाँ पे R2 बड़ा हो गया इससे, राइट। तो जो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन है वो है ये, रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये ग्लास स्लैब बीच में होने की वजह से ये रे पहले तो ऐसे हुई और यहाँ पे इस तरीके से चली गई और उसके बाद इस तरीके से चली गई। दिस रे जिसको बोलते हैं हमारा एमरजेंट रे, ये जो एमरजेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये देखिए। तो देयर इज अ डिफरेंस in the original path of beam, original path of beam laterally shift हो गया certain distance पे, तो ये जितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाती है रे, ये इधर जाना था इसको सीधे, लेकिन ये इधर जा रही है इस तरीके से, पैरेलली कितना दूर है उसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो आपको लैटरल शिफ्ट समझ में आ गया, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लैटरल शिफ्टिंग होती है। फिर आता है फिनोमिना, हमने देखा है कि बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, जैसे ये बॉटम ऑफ टैंक है, ठीक है, इसमें पानी भरा होता है और यहाँ पे एक सिक्का रख दीजिए तो ये कॉइन जो है सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, बराबर है। ये जो है नॉर्मल सीइंग है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और इसमें ऑब्जर्वर साइड से देख रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, इसकी पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं इस सरफेस से। ये जो सरफेस है, इंटरफेस मतलब रेयरर एंड डेंसर मीडियम का मीटिंग प्लेस जो है, ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस से डाउनवर्ड्स हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे डेप्थ, ठीक है। ये क्या है? डेप्थ ऑफ द इमेज। और ये जो रेड से दिखाया है ये क्या है? ये डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द इमेज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ इमेज, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर, टैंक में वाटर रखा हुआ है तो, और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं बॉटम ऑफ द टैंक में क्या होता है, दैट बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ जो है h1 मतलब इमेज की जो पोजीशन है, और रियल डेप्थ जो h2 है जो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वाटर। तो रिलेशन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू HO अपॉन HI, ठीक है। तो इससे हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे? HI क्या है? मतलब H डैश हाइट ऑफ द इमेज क्या है? दैट इज द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला हो गया कि भाई H डैश कितना होगा, अपर सरफेस से कितने गहराई पे इमेज दिखेगी, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक्चुअल गहराई जो है उसकी कितनी है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, देखिए, सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अंटिल अ लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। सन इज विजिबल लिटिल बिफोर एक्चुअल सनराइज, 2 मिनट पहले ही सन दिख जाता है एक्चुअल होराइजन के पहले। तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, ये एटमॉस्फेयर दिखाया है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये हॉरिजन है। हॉरिजन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन जो है यहाँ पे होती है, ठीक है, तो उस वक्त ये यहाँ पे दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है ये लाइट रे जो है सन से जो आ रही है, स्पेस में तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम आएगा
स्पेस के मुकाबले हमारा एटमॉस्फेरिक जो है डेंसर मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इट विल कीप बेंडिंग अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देयरफॉर ये पाथ जो है कर्व हो जाएगा और हमारी आंख पे इस तरीके से कर्व की तरह से आएगा। और हमारी आंख देखती है सीधी लाइन। हमारी आंख कैसे देखती है? हमारी आंख सीधी लाइन में देखती है। इसके लिए उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, तो इसकी पोजीशन सन की दिखाई देगी यहाँ। तो एक्चुअली सन यहाँ पे है, हॉरिजन पे आया नहीं है, तो 2 मिनट पहले से ही दिखना चालू हो जाता है अपने को सन। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। इसी तरह शाम को होता है डिलेड सनसेट। जब ये सन जो है हॉरिजन पे पहुंच गया और नीचे पहुंच गया तो हम कहेंगे सेट हो गया। लेकिन ये नीचे तक यहाँ तक पहुंच जाएगा, उस तक तब भी वो दिखता रहेगा। 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है, 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। इसको हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू द स्पेस। ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में रे आ रही है तो बेंड हो जाती है, बेंड होने की वजह से हमें ये फिनोमिना दिखाई देता है। फिर एग्जांपल 9.5 कहता है कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अर्थ अपनी एक्सिस पे। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब उस अर्थ के ऊपर हम हैं जो कि 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, तो सन का जो है 1 डिग्री शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री, मतलब अर्थ जो है पूरा रोटेट कर जाएगी तो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है? उतना टाइम लग रहा है 24 आवर्स। इसलिए फॉर टाइम टेकन फॉर 1 डिग्री शिफ्ट, 1 डिग्री शिफ्ट के लिए टाइम हो जाएगा 24/360 और मीन्स 4 मिनट। ये आवर में कन्वर्ट करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री का डेविएशन दिखाई देगा। ठीक है, अब आता है फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन। ये कब होता है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो होता है when the light travels from an optically denser medium to rarer medium. This phenomena is observed when the light moves from optically denser to optically rarer medium. ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब एयर से ग्लास में जाएगी, तो वी विल नेवर सी द TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। We can only see the TIR when the light is going from the denser medium to rarer medium. This is very important to remember. Okay? तो ये जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसमें होता क्या है कि अगर कोई लाइट रे है, ठीक है, कोई भी केस ले लो, कोई भी फिगर ले लो, ये जो लाइट रे है, मान लो ये लाइट रे हम लेते हैं A से O1 की तरफ जाने वाली लाइट रे लेते हैं, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम वाटर बोला है इन्होंने। तो यहाँ से जब ये रे जाएगी तो ये रे जो है रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये रे पूरी की पूरी यहाँ पे निकल गई, ऐसा नहीं है। इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए ये C दिखाया गया है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो जो लाइट की एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो कि इस रास्ते पे जा रही थी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है, दूसरे मीडियम में चला गया है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है। इन दोनों के बीच में रेशियो होता है, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, वो रेशियो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो लाइट जो है अपने मीडियम में वापस चली आती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ए, अगर हमने इस एंगल को बढ़ाया, देखिए I' कर दिया, तो A से O2 की तरफ जा रही है रे, तो ये एंगल बढ़ गया। तो ये एंगल बढ़ने से क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये वाला जो है रिफ्रैक्शन वाला और थोड़ा कम हो जाएगा। अब हमने थोड़ा और ऑब्लिक कर दिया इसको, इस सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंस है इसको ऑब्लिक कर दिया और झुका दिया, इस रे को AO3 रास्ते पे चला दिया। अब AO3 रास्ते पे जब रे जा रही है तो हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि ये जो रे थी
ये वाली रे जो रिफ्रैक्ट हो रही थी वो रे जो है सरफेस के पैरेलल हो जाती है। सरफेस के पैरेलल हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन जाता है 90 डिग्री, बराबर। और उस टाइम में इस वाले एंगल को बोलते हैं आईसी या क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल क्यों बोलते हैं कि इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल बड़ा हो गया, जैसे इस केस में दिखाया दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में रिफ्रैक्ट होने वाली रे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, और टोटल लाइट एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट एनर्जी जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाता है। इज इट क्लियर? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो ये क्रिटिकल एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगाते हैं, O3 पॉइंट पे। O3 पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लेट अस सी। पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं आईसी क्या है। व्हाट इज आईसी? लेट अस डिफाइन। When the light goes from denser to rarer medium, ठीक है, it bends away from the normal, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? For a particular angle of incidence means IC in the denser medium. IC कहाँ बना था? denser medium में। Refracted ray जो है it goes parallel to the interface of the two media, making angle of refraction in the rarer medium कितना? अभी बताया था मैंने आपको 90 डिग्री। This angle is known as, फिगर बना के आपको समझाना है, this angle is known as the critical angle। तो क्रिटिकल एंगल आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे जहाँ पे क्रिटिकल एंगल बना हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है n1 साइन थीटा कांस्टेंट रहता है, तो हम कहेंगे n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, ठीक है। मतलब n साइन थीटा कांस्टेंट रहता है, तो n2 अपॉन n1 हो गया साइन i अपॉन साइन r। अब n2 क्या है? n2 is the refractive index of the second medium, तो हमारा हम इसको n1 लिखा है, ठीक है। n1 लिखा है, कौन सा क्यों लिखा है? क्योंकि वो ऊपर वाला 1 नंबर दिया है। अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, हम रेयर से डेंसर में जब बताते हैं तो 1 से 2 में आती है, यहाँ जा रही है कहाँ? 2 से 1 में जा रही है, तो हमने सेकेंड मीडियम को लिख दिया n1 यहाँ पे, ठीक है। एयर को लिख दिया n1, और n1 जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है। फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है? अभी डेंसर मीडियम से रेयर रे आ रही है, इसके लिए हमने डेंसर मीडियम का जो n2 है वो यहाँ रख दिया, राइट। अब साइन आईसी कितना है? साइन आईसी अपने को निकालना है, और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर है ये 90 डिग्री हो गया। साइन आईसी अपॉन साइन 90 हो गया n1 अपॉन n2, और इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। एंड ये होता है n, ठीक है। क्योंकि n1 जो है ये हो जाएगा क्या? n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, तो ये 1 हो जाएगा। n2 को n बोल दो, ठीक है, तो इसको हम सिंपली n लिख देते हैं। तो आपका 1 अपॉन n हो जाएगा। साइन आई सी कितना हो गया यहाँ पे? साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है। साइन आई सी हो गया 1 अपॉन n। Sin IC is 1 upon n. This relation is very, very important. Sine of the critical angle is equal to 1 upon refractive index of the denser medium. ठीक है, n क्या है? Refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium. Rarer medium क्या है? Air है, vacuum है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया क्या? ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दिए गए हैं। वाटर का 1.33 होता है। व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रैक्टिकल्स,
you will find that the refractive index of the medium will be वाटर का 1.33 होता है और ग्राउंड ग्लास का 1.52 एंड फ्लिंट ग्लास जो डेंस वाला होता है उसका 1.62 एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, राइट। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम समझ में आ गया है तो इसके डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम इसके यूजेस देख लेते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस में सबसे पहले आता है मिराज फॉर्मेशन। इसके बारे में आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है? मिराज फॉर्मेशन समझेंगे इस फिगर की हेल्प से। देखिए, नॉर्मल डेज में यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो उस टाइम में क्या है कि इस आदमी को ये पेड़ जो है सीधा दिखाई दे रहा, बराबर है। इस पेड़ से चलने वाली लाइट रेज जो है स्ट्रेट आज की आंख में पहुंच रही हैं और इसको ये दिखाई दे रहा है, बराबर। अब मान लीजिए कि गर्मी है तो जमीन जो है गर्म हो जाएगी। हॉट समर डेज में क्या होगा, ये जमीन जो है गर्म हो जाएगी और इसके साथ की जो एयर की लेयर है वो गर्म हो जाएगी एंड ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगी। और इसके ऊपर की जो लेयर है एयर की वो उतनी गर्म नहीं होंगी, इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर रहेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में फर्क हो गया। पेड़ तो बहुत ऊंचा, एक खजूर का पेड़ दिख रहा है आपको, ये काफी ऊंचा है, तो इसके टॉप पोर्शन पे वो जमीन की गर्मी का उतना असर नहीं है, इसलिए यहाँ की लेयर की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो ज्यादा है, इसलिए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। और ये जमीन के साथ टच की करती हुई जो लेयर्स है जहाँ आदमी खड़ा हुआ है वहां पे जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बन गया, ठीक है। अब ये रे जो है देखिए कैसे जा रही है, ये रे जो है टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री से चली, हम टॉप पोर्शन ऑफ ट्री पे ध्यान देते हैं, रे यहाँ से जा रही है और ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब रे जाती है तो क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाती है तो ये इधर की तरफ इस तरह से कर्ड पाथ बनता है, ऐसा पहले जैसा स्ट्रेट पाथ नहीं बनता है, क्योंकि उसको नॉर्मल से अवे बेंड होना है, तो नॉर्मल से अवे बेंड होते 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 इस तरीके से हमारे आंख में पहुंचती है। अब इस रे का जो पाथ है, कर्ड पाथ, इसका टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमारी आंख की प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेट लाइन में देखती है, तो हमारी आंख देखेगी कहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाओ, टेंजेंट बनाओ इस कर्व का, तो ये आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉट समर डेज में ये ट्री टॉप जो है वो यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह से इस पेड़ के बाकी पोर्शंस भी यहाँ पे उल्टे दिखेंगे, इमेज दिखेगी यहाँ। तो ये फिनोमिना क्या हुआ, ये फिनोमिना जो है रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। इसकी वजह से इस पेड़ की इमेज उल्टी दिखाई दे रही है। इससे इस आदमी को क्या लगेगा, इस आदमी को लगेगा कि यहाँ पे पानी है, इसके लिए इमेज दिखाई दे रही है। इस फिनोमिना को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन समझ में आ गया बच्चों। नाउ अनदर एग्जांपल इज डायमंड। डायमंड जो है अपनी ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हैं, चमक के लिए जाने जाते हैं, बराबर। ये ब्रिलियंस क्यों होती है? ये होती है क्योंकि लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है डायमंड के अंदर अंदर। और वो किस वजह से होती है कि डायमंड के जो फेसेस होते हैं, ये जैसे डायमंड बना है यहाँ पे, तो डायमंड के जो अपर फेसेस होते हैं उनको पॉलिशिंग और उसकी कटिंग इस पर्टिकुलर एंगल पे की जाती है ताकि डायमंड एयर का जो इंटरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री हो जाए। ये टेक्निकल स्किल पे डिपेंड करता है डायमंड कटर, जो कि डायमंड को कट करता है, उसके फेसेस को शेप देता है। तो जब हमारा क्रिटिकल एंगल जो है 24.4 डिग्री हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि समटाइम्स सम लाइट विल एंटर इनटू द डायमंड एंड इनसाइड इट विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगा, डेंसर से डेंसर मीडियम में ही रह जाएगी लाइट और अचानक से किसी वक्त वो बाहर निकल जाएगा किसी पर्टिकुलर दूसरे एंगल।
तो क्या होगा कि हमको ये डायमंड जो है रात को भी हमको चमकता हुआ दिखाई देगा, स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो जो ट्रैप्ड लाइट थी अंदर वो अचानक से निकल के हमारी आंख में आती है। इसके लिए हमको डायमंड स्पार्कल करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड की प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए उसकी कॉस्ट होती है। डायमंड की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है उसकी ब्रिलियंस की वजह से। ठीक है, फिर प्रिज्म्स जो होते हैं, सर्टेन प्रिज्म्स आर मेड ऑन दिस फिनोमिना। आप देख सकते हैं कि एक ये ग्लास का प्रिज्म बनाया है, इससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे लेनी है और इस तरीके से लेनी है। इसका एरो देखिए कहाँ पे और इसका एरो देखिए। जब इस तरीके का हमारा पर्पस हो तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रे हुई, यहाँ से रे गई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। देखिए दूसरे तरह का प्रिज्म कैसा है, ये प्रिज्म जो है ए बी, ये इमेज को अपने को यहाँ पे उल्टा देखने का है, सेम साइज बिल्कुल सेम टाइप की, तो हम इस तरीके से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके इस तरह की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अपने को इमेज इन्वर्टेड दिखाई देती है। तो दीज आर द स्पेशल प्रिज्म डिजाइन टू बेंड द रेज इन आवर, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरीके का ग्लास फाइबर होता है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग मतलब इसके ऊपर एक तरह का लेयर चढ़ाया जाता है जिसका कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अंदर वाला क्वार्ट्स मटेरियल जो है ग्लास फाइबर या क्वार्ट्स का बना रहता है, ये जरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, हाई डेंसिटी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। उसके ऊपर की जो क्लैडिंग होती है, जो कोटिंग होती है, वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। तो उससे क्या होगा कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव कर सकते हैं कि व्हेनेवर द लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल एंटर्स दिस ऑप्टिकल फाइबर, ये अंदर जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते होते कई किलोमीटर्स तक चला जाएगा। देयर विल बी नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, no energy will be wasted. Almost 95% of the optical energy is reflected inside. ठीक है, तो इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है हमारे आँख का ऑपरेशन होता है या हमारे किडनी में स्टोन का ऑपरेशन होता है, उस टाइम में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में लगा हुआ कैमरा और एक पतली सी एक सुई जो है डाल दी जाती है, किडनी तक पहुंचा दी जाती है और उस स्टोन को ब्रेक करके उस पतले से पाइप से खींच लिया जाता है और उसकी फोटो भी आप बाहर देख सकते हैं क्योंकि कैमरा लगा हुआ है इसमें। ठीक है, दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर लोगों के यहाँ इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसका दूसरा यूज है कम्युनिकेशन में, टेलीफोन कनेक्शंस में। इस ऑप्टिकल फाइबर में लाखों कनेक्शंस टेलीफोन के ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जाएंगे और एक दूसरे को बिना इंटरफियर किए हुए लाखों लोग एक साथ में बातचीत कर सकते हैं, इस एंड वाले और दूसरे एंड वाले। ठीक है, तो दिस इज द वेरी बिग स्कोप ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का बेसिक प्रिंसिपल जो है वर्किंग का क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने कुछ यूजेस देखे बच्चों जिसमें कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ द लाइट ओवर ए फाइबर लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में पूरे 95% ऑफ द लाइट जो है बिना लॉस के चली जाती है। इसका मतलब सिग्नल लॉस इज मिनिमम। और पहले केबल डाली जाती थी, वायर लाइन केबल्स, ठीक है, और फिर उसकी खुदाई करनी पड़ती थी। अब एक पतली सी ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल दी तो कई साल के लिए छुट्टी हो गई, चाहे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती रहेगी तो भी इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल में एकोमोडेट हो जाएंगे वो। ठीक है, सो वी हैव in this lecture we have discussed about the total internal reflection and the use of it. The most important dude is optical fiber cable. Okay, तो अगले लेक्चर में बच्चों मिलेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, लेंसेस की बात होगी अब, तो टिल देन
Goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.